जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार उत्पाद सिपाही का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। इसमें हम लोग बिहार उत्पाद सिपाही का 31 जुलाई 2016 का प्रश्न पत्र देखेंगे। और पिछले वीडियो में जो है आपका 2 प्रश्न पत्र जो है प्रीवियस ईयर का कंप्लीट कराया जा चुका है, वो 2014 का था और यह 2000 हम लोग का 16 का है। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, जो आपका बिहार पुलिस उत्पाद भर्ती परीक्षा जो है स्मृति पर आधारित, ये 31 जुलाई 2016 का प्रश्न पत्र है। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से आपका जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो तो वो कहलाता है। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो वो कहलाता है आपका अजात शत्रु। राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए दूसरा जो प्रश्न है कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। तो धन को व्यर्थ खर्च करने वाला यहाँ पर अपव्ययी होता है। राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है। तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसके लिए कहते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता। क्या करते हैं? अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए और अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है। यहाँ पर बरसात जो है बिल्कुल ना होना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनावृष्टि कहते हैं। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। जो बरसात बिल्कुल ना होना उसके लिए कहते हैं अनावृष्टि। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। इसमें हम लोग को तद्भव शब्द छांटना है कि कौन सा तद्भव है। यहाँ पर अंत्र है, अंध्र है, अंगुष्ठ है और फिर अंडी है। तो देखिए इसमें जो तद्भव शब्द है ये अंडी जो है यहाँ पर आपका तद्भव शब्द है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ। ये इस मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है कि बहती है गंगा में हाथ धोना। तो इसका सही अर्थ होता है कि अवसर का लाभ उठाना। ठीक, क्या होता है? बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है कि अवसर का जो है लाभ उठाना। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है जी? हमें देखिए, सुबह है, दोपहर है और सांझ है, फिर दिन है। तो इसमें स्त्रीलिंग का वो जो दिन है ये स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक, बाकी सब जो है यहाँ 3 जो है स्त्रीलिंग शब्द का बोध हो रहा है। ये जो दिन है ये स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हंस का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर देखिए हंस दिया गया, इसका पर्यायवाची क्या होता है? तो हंस का पर्यायवाची शब्द होता है मरला। क्या होता है? मराल। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न है। इसमें भी आपको अंग्रेजी का प्रश्न करें कि चूज द वर्ड विच इज ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इज बोल्ड लेटर। यानी कि बोल्ड लेटर मतलब कि यहाँ से जो हाईलाइट किया गया इसी को बोल्ड लेटर कह रहे हैं। और इसका आपको सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द देना है। तो इवोक का जो यहाँ से आपका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इवोक का मतलब होता है बुलाना या आह्वान करना। ठीक, तो इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, देखिए कॉल फॉर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉल फॉर्थ। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है कि चूज द वर्ड विच इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इज बोल्ड लेटर। इसमें आपको जो है विलोम शब्द बताना है। चलिए यहाँ से आपका दिया गया है जो प्रश्न है का, यहाँ से देखिए यह प्रश्न है कि इनहेल का यहाँ को पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द बताना है। तो इनहेल का जो अर्थ होता है कि सांस खींचना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? एक्सेल हो जाएगा। एक्सेल का मतलब होता है सांस छोड़ना होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 11 नंबर जो प्रश्न है, कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड ही इज। यहाँ पर ही इज ब्लाइंड डॉट हिज ऑन फॉल्ट। यहाँ पर ऑन फॉल्ट, तो इसमें आप लोग का जो है रिक्त स्थान में भरना है। क्या होगा यहाँ पर आपका जो रिक्त स्थान में यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका ब्लाइंड के बाद टू का प्रयोग होता है, जैसे कि आपका ही इज ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट, तथा जो है सी इज ब्लाइंड टू हर हस्बैंड एंड फॉल्ट। तो यहाँ पर आपका टू का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए
अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का देखिए डायरेक्शन दिया गया है कि 12 से 13 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन रॉन्ग स्पेल्ड। और देखिए इसमें आपको एक रॉन्ग है उसी को खोजना है कि कौन सा इसमें रॉन्ग है। ठीक, तो देखिए इसमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक, और इसमें देखिए जो आपका गलत है कि देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन जो हम लोग का 12 का देखेंगे तो इसमें देखिए जो फेंच लिखा गया है ये गलत है। फेंच जो है FENCE होता है, यहाँ पर SE लिखा गया है तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो 13 नंबर प्रश्न है यहाँ से भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 4 में से कोई जो है मिसस्पेल्ड है यानी कि गलत है। तो इसमें हम लोग का जो गलत है कि देखिए यहाँ पर डिस्टिंग्विश है, यहाँ पर जो डिस्टिंग्विश का मीनिंग लिखा गया है यहाँ पर GU के बाद यहाँ पर I होता है, GUI होता है, यहाँ पर I जो है नहीं दिया गया है तो यहाँ पर I का प्रयोग होगा तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब होता है अंतर करना। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है। यहाँ इसमें के डायरेक्शन दिया गया कि 14 से जो 15 है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू, यहाँ पर 4 पार्ट, इसको एक वाक्य को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और 1 पार्ट हैज एरर विच इज डेड पार्ट। देखिए कह रहे हैं कि इसमें से एक पार्ट में आपको एरर है और उस वे पार्ट को आपको खोजना है, कौन सा इस पार्ट में एरर है। चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ठीक, यहाँ से ऑप्शन देखिए 4 पार्ट में दिया गया है। तो हालांकि इसमें जो आपका गलत है कि यहाँ से देखिए यहाँ पर है कि मिसगाइड फ्रॉम द, यहाँ पर पोलिटेशियन जो यहाँ पर है कि देखिए मिसगाइडेड है ना, यहाँ से या जो मिसगाइडेड के गाइडेड होगा, मिसगाइड का मतलब यह मिसगाइड नहीं बल्कि मिसगाइडेड बाय होगा, फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा। मिसगाइडेड बाय द पॉलिटिशियन, यहाँ पर आपका फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, बाय का होगा और यहाँ पर डी के बाद एक और ई के बाद एक और डी होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला जो 15 नंबर प्रश्न है वो भी ऐसा ही है, इसमें भी आपको एक जो है गलत को खोजना है। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, देखिए इसमें भी आपका जो है ऑप्शन 2 ही में गलत है। यहाँ देखिए इसका होगा कि वी जस्ट डिडोंट, यहाँ पर डिडोंट के जगह पर क्या होगा, हम लोग का डिड नॉट होगा। डिडोंट के जगह पर क्या होगा, डिड नॉट होगा। और इसके बाद ने ऐसे यहाँ पर नॉन होगा, क्या होगा, KNOW, नॉन होगा। ठीक, नो होगा, तो यह यहाँ पर यही गलत था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 16 नंबर जो प्रश्न है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत का जो संविधान है ये कब अपनाया गया। तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का अपना संविधान जो है ये अपनाया गया था। देखिए भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1946 को जो है पारित हुआ और 26 जनवरी देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से यहाँ पे कि प्रभावी यानी कि लागू हुआ। ठीक, और यह जो दिन है 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था, जबकि यहाँ पर जो 26 जनवरी होता है ये गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। भारतीय राजनीतिक में जो कार्यपालिका होता है किसके अधीनस्थ होता है, तो यह जो होता है विधायिका के अधीन में होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। किसको जो है प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें जो सम्मिलित नहीं किया गया था यह समाजवादी को जो है प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को जो सम्मिलित किया गया था यह 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो हम लोग का 20 नंबर यह कह रहा है कि जस्टिस अल्तम कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो उनके पश्चात जो है मुख्य न्यायाधीश जो बने थे जस्टिस P सदाशिवम बने थे। क्या बने थे, जस्टिस P सदाशिवम। चलिए अगला जो प्रश्न है कि ब्रजयान संप्रदाय हैं, तो ब्रजयान जो संप्रदाय हैं यह आपको बौद्धों का संप्रदाय है। ठीक, चलिए
अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि राज तरंगिणी के लेखक हैं, तो राज तरंगिणी के लेखक हैं आपका कल्हण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के रचयिता हैं, तो वंदे मातरम इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि गालिब थे, तो ये गालिब जो थे ये आपको कवि एक थे। ठीक, कौन थे? एक कवि थे। राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिए। और चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए यहाँ के हैंसोंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो जो हैंसोंग था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत का यात्रा किया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? कौन सी नदी है जिसका उद्भव जो होता है वो अमरकंटक से होता है? जो नर्मदा नदी का जो है उद्भव वो अमरकंटक से होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नाथुला पास राज्य में स्थित है। ये जो नाथुला दरा है ये किस पास से दरा पूछा गया है? नाथुला दरा होता है, तो ये नाथुला जो दरा है किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो आपका राइट आंसर होगा सिक्किम में। नाथुला दरा कहाँ पर है? सिक्किम में। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है हम लोग का कि डल झील स्थित है, तो डल झील कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी शहर के नाम से यहाँ पर आपको जयपुर को जाना जाता है। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यहाँ पर गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? गोदी का यहाँ पर डायक यार्ड होने का जो है प्रमाण जो है मौजूद है। ठीक, तो देखिए यह मौजूद है आपका, यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ है कि हड़प्पा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो और इनमें से कोई नहीं। तो हालांकि यहाँ पर आपका जो है लोथल से ये प्रमाण जो है प्राप्त है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितनों दिन तक लड़ी गई थी? देखिए जो महाभारत का लड़ाई था वो कितनों दिनों तक लड़ा गया था? 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन या फिर 21 दिन? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 18 दिन होना है। ये जो लड़ाई है 18 दिन तक लड़ा गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के जो संस्थापक थे वह पंतजलि थे। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम यहाँ पर बजी था। क्या था? बजी। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो देखिए जो द्वितीय बौद्ध परिषद है ये आपको वैशाली में हुआ था। ठीक, यह जो है बौद्ध परिषद जो है सभा कमी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और इसका जो आयोजन है राजा कलाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इस बौद्ध परिषद में बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित हो गए थे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो देखिए चौसा की लड़ाई जो है कब हुआ था? चौसा की जो लड़ाई है ये 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था और इसमें जो हराया गया था, यहाँ पर पूछा गया है कि किसको हराया था शेर शाह ने? तो आप जाहिर सी बात है हुमायूं को हराया था। ठीक, राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिए। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से पेशाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? पेशाओं के जो है में से नाना साहिब के रूप में जो प्रसिद्ध था वह था आपका बालाजी बाजीराव। ठीक, कौन थे? बालाजी बाजीराव जो थे नाना साहिब के रूप में लोकप्रिय थे। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? पोर्टो नोवो में हैदर अली को यहाँ पर किस ब्रिटिश जनरल ने हराया हुआ था? तो वह हराया था सर आयर कोट ने हराया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो यहाँ पर आपको संस्थापक थे वह थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग जो थे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे।
अगला जो प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वह भारत प्रथम जो वायसराय था वह था आपका लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से ऑप्शन में नहीं दिया कि देखिए यहाँ से ऑप्शन जो डी है वो 4 है कि प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न बड़ा है, कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, देखिए यहाँ से आपका ये 2 वाला नहीं है, यहाँ से देखिए उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, देखिए पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही पुस्तक जो है उनके द्वारा लिखी गई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और अगला जो प्रश्न है पुस्तक है कि माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ, ये के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि एम के गांधी, यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर, विश्व का सबसे गहरा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 44 नंबर है कि पृथ्वी के कुल सतह के क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्रफल का जो लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल में शामिल है? यहाँ पर जो कितने प्रतिशत भाग है जल मंडल में शामिल है? 70, यहाँ पर 75, 79 और यहाँ पर 65, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हालांकि हम लोग का राइट आंसर होगा जो 70% भाग है वो जल मंडल है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, अपनी धुरी पर जो है पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो आपको पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है पृथ्वी घूमती है। ठीक, घूर्णन करती है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? कौन सा यहाँ पर है? चार दिया गया है यहाँ पर, मीसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और जो है स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। ठीक, जिसकी ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर के यहाँ पर ऊपर है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है? तो कोटा जो है मंडल, ये उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो आपका हो जाएगा ये सिक्किम, जिसकी जो है आबादी है बहुत कम है। ठीक, सब राज्यों से इसका जो आबादी है बहुत ही कम है। अगला प्रश्न है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है आपको उत्तर प्रदेश में है। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिएगा, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। अगला जो प्रश्न हम लोग का 50 नंबर है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामलों में पृथ्वी के लगभग समान है? तो पृथ्वी के लगभग में समान है तो आपका शुक्र जो है पृथ्वी के लगभग में समान है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा, तो देखिए राज्यसभा में जो सदस्य बनने का जो न्यूनतम सीमा आयु होगा वो आपको 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं कितना, 51 नंबर यहाँ से 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष और फिर यहाँ। ठीक। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? किशोर अवस्था के रूप में किसी अपराधी को परिभाषित किया जा सकता है 18 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम या फिर 17 वर्ष से कम? तो आपका राइट आंसर होगा 18 वर्ष से जो कम होगा उसके जो है किशोरा के रूप में जो है उसको परिभाषित किया जा सकता है। ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि सीरिया के राष्ट्रपति हैं, देखिए यहाँ पर 2016 के समय का ये था, तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि सीरिया के जो है राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर बशर अल असद। ठीक, कौन सा हो जाएंगे? बशर अल असद। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। ठीक, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है।
अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ देखिए इस्तांबुल जो है 2 ये महाद्वीपों में फैला हुआ है। ठीक। अगला जो प्रश्न है कि समुराई योद्धा वर्ग है, समुराई योद्धा वर्ग है तो ये कहाँ का है, यह है आपका जापान में। ठीक। जो समुराई योद्धा वर्ग है ये जापान में। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। समता का अधिकार, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए जो हम लोग का इसमें कौन सा अधिकार नहीं है, तो काम करने का अधिकार जो है इसमें नहीं है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 59 नंबर है कि भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो यह समाजवादी जो शब्द है ये कब जोड़ा गया था, तो बिल्कुल सही, यह जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि मेरी कॉम संबंधित है। तो ये जो मेरी कॉम संबंधित है आपको बॉक्सिंग से। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये आपका जो है 61 नंबर से जो प्रश्न आया, तो ये आपका साइंस का प्रश्न है। कह रहा है कि मशरूम जिसको कुकुरमुत्ता, यहाँ पर इसका किसका उदाहरण है। तो ये जो मशरूम होता है यह आपका कवक फंगी का यह उदाहरण है। ठीक। अगला जो प्रश्न है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे का, जिगर का, तंत्रिका तंत्र का या फिर नवजात का। तो आपका राइट आंसर ये जो गुर्दे का अध्ययन होता है इसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है। जड़ इसमें से कौन सा नहीं है, गाजर, मूली, अदरक और चुकंदर। तो इसमें देखिए जो आपका अदरक है ये जड़ नहीं है। ठीक। बाकी ये सब जो तीनों ये जड़ है। अगला जो प्रश्न है कि किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होती है। तो रिकेटस ये हड्डियों का बीमारी है और यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्रकृति है। तो इसकी जो प्रकृति होता है ये अम्लीय होता है। पित्त क्या होता है, पित्त जो है एक अम्लीय होता है। ठीक। अगला जो प्रश्न है कि निर्गत जिसको आउटपुट समाधान संभवतः बनते हैं। तो ये जो आउटपुट समाधान पूर्णतः बनते हैं आंकड़ों को देखने और प्रिंट करने के लिए। ठीक। आउटपुट किसके लिए होते हैं, कंप्यूटर का ये प्रश्न है। तो ये आंकड़ा देखने और इसको प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो प्रिंट यहाँ पर माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है और एक्सेल है। तो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। देखिए जो एक्सेल है ये आपका हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, ये आपको यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। तो छोटे सिंगल और साइट नेटवर्क को जो प्रदर्शित करता है वह आपका लेन करता है। ठीक। इसका होता है इसका फुल फॉर्म कि लोकल एरिया और नेटवर्क होता है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 69 नंबर है कि एम्पियर जो है यह किसकी इकाई है। तो एम्पियर जो है आपका विद्युत धारा का इकाई होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है, जैसे कि परिबल है, दबाव है, ऊर्जा है, कार्य है। तो सदिश कौन सा है जी, इसमें आपका जो परिबल है वो आपका सदिश है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि एक परमाणु जो एटम के नाभिक में सम्मिलित है। तो यहाँ पर जो है नाभिक में सम्मिलित है, क्या होता है सम्मिलित, तो उसमें आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित होता है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 72 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूटन के जो प्रथम सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं, उसको आपको जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हेमाटाइट किसका अयस्क है। तो हेमाटाइट जो है आपका लोहा का अयस्क होता है। ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, जैसे कि नियॉन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है और आर्गन है। तो अक्रिय गैस की सूची में यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये आपका नहीं है। ठीक।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है। तो हास्य गैस के रूप में आपको जो जानी जाती है वो N2O जो है आपको नाइट्रोस ऑक्साइड जो है ये आपका हास्य गैस के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि चिली सिरा किसका सामान्य नाम है। तो चिली सिरा जो है सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो अत्यधिक किण्वन से हम यही समझते हैं कि यह जो है अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। ठीक। अगला जो प्रश्न यहाँ से आपका इंटरनेट से ही ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। इसमें से चौथा ये प्रश्न जो है कि आप कंप्यूटर से आप देख रहे हैं कि इंटरनेट में किस टाइप के जो है स्विचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक। परिपथ, सर्किट, टेलीफोन, पैकेट और फिर यहाँ पर टेलेक्स। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो आपका पैकेट का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताना है। तो अनुमानित संख्या में हम लोग इसको 700 कर लेते हैं। ठीक। इसका जो राइट आंसर होगा कि कंकाल में मांसपेशियों की जो अनुमानित संख्या होता है वो 700। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया। तो देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली है बिल्कुल यह जो आपका प्रस्तुत किया गया था। देखिए यहाँ से हम लोग ऑप्शन है प्रस्तुत किया गया था वर्नादकी और फिर है S.A. फोर्ब्स और फिर है A.G. टेनले और यहाँ पर थिनेमैन है। तो यह जो प्रस्तुत किया गया था यह आपको जो है A.G. टेंसले के द्वारा यहाँ पर आपको यह प्रस्तुत किया गया था। ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि कोशिका का खोज की गई। तो कोशिका का जो खोज है आपको रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। यहाँ पर पेनिसिलिन के जो जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों का जो खोज है यह आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया से संबंधित है कौन। इसमें जो रेबीज होता है ये हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। ठीक। अगला है कि निम्न में से कौन सा जहर है। इसमें से कौन सा जहर है। तो आपका जो देखिए इसमें जहर की बात करें तो KCN। इसमें जो कैल्शियम है कि पोटेशियम साइनाइड यह एक आपका विषैला पदार्थ है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि घेघा डॉट की कमी से होता है। तो यह आयोडीन की कमी से जो है घेघा डॉट जिसको ग्वाइटर भी कहते हैं तो यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि अस्थि सुषुरता ये जो अस्थि सुषुरता है की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है। तो यह जो है आपका कैल्शियम की कमी के कारण से होता है। ठीक। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि क्वासिक्योर बीमारी डॉट की कमी के कारण होता है। तो देखिए जो क्वासिक्योर बीमारी है यह होता है आपका प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 88 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है खतरे में नहीं है। कौन सी प्रजाति है जो खतरे में नहीं है। तो देखिए जो भारतीय तोता है यह बिल्कुल खतरे में नहीं है। बाकी जो 3 है गिद्ध है, यहाँ पर हिमालयी वटेर है और जो साइबेरियन रसारस है ये सभी खतरे में है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि टाइटन डॉट का यहाँ पर टाइटन जो है डॉट का चंद्रमा है। किसका चंद्रमा है। तो जो टाइटन है वह शनि का यहाँ पर चंद्रमा है। अगला जो प्रश्न है कि वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डॉट मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मापी का जो उपयोग है वो विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का देखिए यहाँ से 91 से जो आपका 100 तक प्रश्न है इसमें 10 प्रश्न आपका मैथ का है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और मैं इसका जो आंसर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक। देखिए आपको 91 है तो 91 का जो राइट आंसर होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक। कितना होगा 91 का राइट आंसर आपका 0 होगा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और जो 92 है तो देख लीजिए यहाँ पर आप एक बार प्रश्न को देखिए आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा और बन भी जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको -1 हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 93 है तो 93 का जो राइट आंसर होगा आपका 2 + √3 और इसके बाद होगा 2 - √3 होगा। ठीक।
चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 94 नंबर है। तो 94 का राइट आंसर क्या होगा? 94 का जो राइट आंसर आपका होगा वह 2m होगा। और यहाँ से जो आपका 95 है, तो 95 का राइट आंसर यहाँ से आप लोग ए कर लीजिएगा। और फिर यहाँ से आपका 96 नंबर है। तो 96 का राइट आंसर क्या होगा? 96 का जो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपका जो 96 का राइट आंसर आपका 6 सेंटीमीटर होगा। और फिर यहाँ से आप लोग 97 यह प्रश्न देख लीजिए। 97 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? यहाँ पर आपका 105 हो जाएगा। ठीक, चलिए 98 है। तो 98 का यहाँ से आपका राइट आंसर 17% हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग का 98 का यहाँ से 99 नंबर जो प्रश्न है देख लीजिए। यहाँ से 99 नंबर जो प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका 72 डिग्री होगा। कितना होगा? 72 डिग्री। और अंतिम जो प्रश्न ये 100 नंबर है। तो कह रहे कि यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका 16.2/3% हानि होगा। ठीक, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और यदि कोई भी प्रश्न फंसे तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपका जो है उसका सॉल्यूशन जो है PDF में ऐड करके आपको दे दूंगा। तो इस पे हम लोग को जो प्रीवियस ईयर का जो है 3 सेट कंप्लीट कर लिए बिहार उत्पाद के लिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 फरवरी को होना है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि आपका जो है उसी दिन एग्ज़ाम होगा। तो चलिए अगला जो आपका वीडियो होगा वो सेट प्रैक्टिस से शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।